हेलो, जैसे कि आपको पता है कि कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट आया है, बट उसका लीगल का सिलेबस किसी को भी नहीं पता है। किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि लॉ में पिछले सालों में किस टाइप का पेपर आया था और किस टाइप का सिलेबस आया। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे पास ऑथेंटिक नॉलेज है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देने की कोशिश करूंगा। और बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो पूरा देखें। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको सिलेबस का स्क्रीनशॉट चाहिए, उतने में समझ में आ जाएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी यहीं छोड़ दें और पूरा कंटिन्यू ना करें, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेके या सिलेबस देख के कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और किस तरीके की आप मेरी स्ट्रेटेजी या मेरी अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का हमारा पैटर्न किस तरीके का था, जहाँ पर हमने देखा था कि लॉ आता था एंड प्लस हमारा पेपर 1 था। तो लॉ प्लस पेपर 1 का जो हमारा फॉर्मेट था वो कुछ इस तरीके से था, जहाँ पर जीएस में 25 क्वेश्चंस थे, क्वांट में 25 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस थे, इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस थे और ये कुमुलेटिवली 80 मिनट्स का टाइम इनमें गिवन था। और यहाँ पर 100 क्वेश्चंस थे और यहाँ पर हमारा 100 मिनट का टाइम गिवन था। तो ये टोटल टाइमिंग थी। इस तरीके से टाइमिंग को, इंडिविजुअल टाइमिंग को बाइफरकेट नहीं किया गया था पिछली बार। नेक्स्ट, अगर हम इसकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें अगर, तो जो कोल इंडिया का 2017 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 156 गई थी और ओबीसी के लिए 150 गई थी, एससी के लिए 142 गई थी, एसटी के लिए 135 गई थी। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा ये कट ऑफ तो 200 में से आउट ऑफ 200 बहुत, 156 बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है। पिछली बार 20 के अराउंड वैकेंसीज थी 2017 में, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद रहा, बट 20 के अराउंड ही थी। उसमें से भी अगर आप लोग देखोगे तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लोग पूरे 200 अटेम्प्ट करके आते हैं। अगर उन्होंने 120 या 130 जैसे कल बताया था करेक्ट किए हैं, कुछ ना कुछ तुक्के से ठीक हो जाते हैं। एंड सेकेंड रीजन वाज दैट कि लास्ट टाइम को जो पेपर आया था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था। लाइक लॉ का पेपर भी बहुत इजी था और प्लस हमारा जो पेपर 1 था वो तो इजी था ही था। उसमें सिर्फ क्वांट में इशू था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के एंड में। एंड अगर हम ओल्ड सिलेबस की बात करें जो 2015 या उससे पहले रहा है, और वही सिलेबस इंटरनल एग्जामिनेशन में भी काम आया है। लाइक इन लोगों के इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पर आप कोई भी E1 कैटेगरी में हो या फिर उससे नीचे हो, जो कैटेगरीज होती है उनमें जॉब कर रहे हो और आपने अगर LLB कर रखी है, तो आप लोगों को इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू भी कोल इंडिया हर 2-3 साल, 3-4 साल में प्रमोट करती है काफी सारे लेवल्स पे। इवन अगर आप E2 पे, E3 पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए E4, E5 में भी एग्जामिनेशन होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन, उसका ये सिलेबस गिवन है। और अगर इसी में हम देखें तो रियलिटी यही है कि एक्चुअली में किसी को कुछ सिलेबस नहीं पता है। लोग इसी सिलेबस को अपने तरीके से PDF बना के या फिर उसको वर्ड में टाइप करके अपने अपने इंस्टीट्यूट में चला रहे हैं, इसी को बेच रहे हैं। किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है कि ये पुराना सिलेबस है, अब ये सिलेबस चेंज हो चुका है और ये सिलेबस नहीं आ रहा है, बट इसको लगाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। क्योंकि उनको क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको तो भाई बच्चे आ जाएंगे, उनकी फीस चाहिए उन्हें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग इसको भी सर्कुलेट कर रहे हैं। ये काफ़ी ओल्ड सिलेबस है। अगर हम लास्ट ईयर के सिलेबस की बात करें तो 2017 का ऑफिशियल सिलेबस यही है। यहाँ पर अगर हम पेपर 1 की बात करें तो जीए में जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी हैं और इस तरीके के साइंस के क्वेश्चंस भी हैं, एंड क्वांट में, रीजनिंग में, जीए में और लॉ में। स्पेशली अगर हम देखें 2017 में जो प्रीवियस सिलेबस था हमारा 2015 से पहले का, वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गया। और यहाँ पर CPC, CRPC के अलावा लिमिटेशन, कोर्ट फी, SRA, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सारे इन्होंने इंक्लूड कर दिए थे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये सिलेबस बहुत ही कम है। यहाँ पर सिर्फ IPC, CPC, CRPC, कॉन्स्टी को छोड़ दिया जाए, एविडेंस थोड़ा सा देख लो, बाकी सारे बहुत ही स्मॉल एक्ट हैं, कुछ पेजेस के एक्ट्स होते हैं ये सिर्फ। तो इतना ज्यादा सिलेबस नहीं था और इनमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आए थे। लाइक कि अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से हम कहाँ केस फाइल करते हैं, कौन सेक्शन में करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। इसीलिए लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है वो हाई गई थी, ठीक है। तो ये 2017 का ऑफिशियल सिलेबस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर का जो उन्होंने 2017 में ही ये वाला सैंपल पेपर दिया था, बट रियलिटी में मैं बोल रहा हूँ इस सैंपल पेपर के टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो ये सैंपल पेपर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को एक ऑथेंटिसिटी रहे। हाँ, मैंने आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो जो 2017 का एग्जाम था वो किस तरीके का आया था, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि काफी ज्यादा इजी था, इसीलिए कट ऑफ का जो लेवल है वो थोड़ा हाई था। यहाँ पे स्पेशली अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बहुत ज्यादा कन्वेंशनल टाइप की थी, लाइक उसमें इडियम्स भी आए थे, सिनोनियम, एंटोनियम्स, ये सब चीजें भी आई थी जो कि बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन में नहीं आती है। ग्रामर भी आई थी, लाइक जो इंग्लिश का कन्वेंशनल पेपर होता है उस तरीके का था हमारा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग काफी ज्यादा मॉडरेट और इजी की तरफ थी। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग की तरह बहुत सारी इसमें पजल्स आ गई हो, वो नहीं था बिल्कुल भी। और कुछ उसमें एक्स्ट्रा भी चैप्टर थे जो हम लोगों ने कभी पढ़े नहीं होते हैं, जैसे लाइक कि फिगर काउंटिंग हो गया, बहुत सारे फिगर बना दिए इस तरीके से उसको अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कौन सा आएगा फोर्थ में, इस तरीके का था। इसका एक मैं डिटेल्ड वीडियो बाद में बना दूंगा। तो इस तरीके फिगर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो रीजनिंग का जो ओवरऑल पैटर्न था वो थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का था, जिसमें सभी जैसे वेन डायग्राम से क्वेश्चंस थे, डायरेक्टली वाले, सिंपल वाले, इस तरीके से थे। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ लोग ये खेलते हैं, कुछ लोग, तो कितने लोग क्या खेलेंगे, ठीक है, इस टाइप का रीजनिंग का पेपर था। जीएस के अगर पेपर की बात करें तो यहाँ पर याद रखना जीए टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे, जीएस टाइप के क्वेश्चंस थे, और मोस्टली करंट स्टैटिक टाइप से थे, और वो बैंकिंग की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। बैंकिंग में एक बैंकिंग करंट अफेयर्स टाइप के आते हैं, वैसा क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं था टोटली। वो एसएससी के जो पैटर्न होते हैं जहाँ पर कुछ क्वेश्चन साइंस से आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, और या फिर किसी फिजिक्स में कोई रूल क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस थे, और बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। 80% क्वेश्चंस ऐसे थे लाइक 16 to 17 जहाँ पर आप आराम से इजीली कर सकते। और करंट में भी लाइक अभी किसी ने कोई कप जीता है, या किसी ने कोई अच्छा काम किया है, या किसको अवार्ड मिला है, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं था। जो टफ लेवल हमारा था वो कुछ क्वांट में था, क्योंकि क्वांट में क्या होता है, मोस्टली हम लोग वैसे ही वीक होते हैं, और वहां पर ऊपर से ही अलजेब्रा, एरिया, एलसीएम, एचसीएफ, इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए थे, और यहाँ पर बहुत ज्यादा डीआई या पजल इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे। तो ये एक तो क्वांट हम लोग के वैसे ही वीक होते, ऊपर से अलजेब्रा, एरिया या फिर प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो वो तो हम लोग को वैसे ही नहीं पड़े होते। तो मोस्टली जो मुझे फीडबैक मिला उसके अकॉर्डिंगली क्वांट ही थोड़ी सी टफ आई थी। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर 1 का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा एसएससी की तरफ लीनिंग था। ऐसा नहीं है कि वो बैंकिंग सेक्टर एग्जामिनेशन की तरफ था और वहां पर बहुत सारी पजल्स या फिर बहुत सारी डीआई आई थी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जनरल क्वेश्चन पेपर था, और उसमें सारे चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन थे, और वो डुएबल थे। अगर आपको आता भी नहीं है तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, कैलकुलेशन लगा के कर सकते हो। स्पेशली अगर हम लॉ की बात करें तो वहां पर सेक्शनल बेस्ड क्वेश्चंस थे, नॉर्मल थे, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं थे कि जस्ट लाइक सेबी में या फिर आईबीपीएस में बहुत ज्यादा ट्रिकी दे देते हैं, घुमा देते हैं, पता नहीं कहाँ से किस तरीके से लैंग्वेज फाउल होती है, या फिर वेग लैंग्वेज होती है, घटिया लैंग्वेज, को समझ ही नहीं आ रहा है, इस तरीके क्वेश्चंस नहीं थे, सिंपल थे। या जैसे हम बोले जैसे ओल्ड टाइम में, अभी में नहीं, अभी जुडिशरी में चेंजेस आ चुके हैं, और उसका प्री भी यूपीएससी के पैटर्न टाइप से हो रहा है, जहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से होते हैं। बट जो पहले होता था जहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते थे, सेक्शन बेस्ड होते थे, डायरेक्टली जैसे फुल फॉर्म पूछ ली कि एफआईआर किस सेक्शन में है, या फिर एफआईआर की फुल फॉर्म बता दो, इस तरीके की, या टीआईपी किस सेक्शन में होती है, नॉर्मल टाइप के जो क्वेश्चंस थे उस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और बैंकिंग टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट अगर हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पर हम बात करें तो फॉर श्योर सितंबर मंथ में ये एग्जाम हो जाएगा, गारंटीड बोल रहा हूँ मैं। सितंबर से ज्यादा डिले नहीं होगा, इसीलिए कोल इंडिया का ये फॉर्मूला है कि वो लोग सिलेबस देते हैं लास्ट डेट के आसपास में, ताकि बच्चों को पढ़ने को कुछ समझ ही ना आए। जिन लोगों ने पहले ही ऑलरेडी एक तरीके की प्रिपरेशन कर रखी हो, वो प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही वो लोग सेलेक्ट हो, ठीक है। तो एग्जामिनेशन एकदम सडनली सितंबर के मंथ में आ जाएगा, तो उस समय आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, तो उस समय आपको रिवीजन के लिए वो टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। तो स्पेशली अभी मैं कहूंगा अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट पेपर 1 की आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो। एग्जाम फॉर श्योर अगस्त सितंबर के आसपास आपको न्यूज मिल जाएगी, और एग्जाम के बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी 3 मंथ में आ जाता है, कि एग्जाम होने के विद इन 3 मंथ आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, जो मुझे फीडबैक के थ्रू मिला कि 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसका जो इंटरफेस था वो थोड़ा बकवास टाइप का था। लाइक आपने अगर कोई जो क्वेश्चन पेपर है, 2 पेपर थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को अगर पेपर 1 में कोई चीज सबमिट कर दी, वहां पर कुछ जो पर्टिकुलर सेक्शंस थे वो सबमिट करने के बाद आप उनको वापस नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए मुझे जब ये फीडबैक मिला तो उसने यही बोला कि पेपर 1 एक बार करके सबमिट कर दिया, और दोबारा लॉ करने के बाद मेरे पास आधे घंटे का टाइम बचा, अब मैं पेपर 1 में बैक ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये चीज जरूर चेक कर लेंगे क्या आप वाकई में वापस जा सकते हो, या फिर जब इन्फॉर्मेशन हैंड आउट आएगा तब मैं उसको अपलोड कर दूंगा। इस चीज को आप लोग
ध्यान रखेंगे। और जो भी मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, इन सभी के ऑफिशियल लिंक जो है, ऑफिशियल सिलेबस है, प्रीवियस का जो सैंपल पेपर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। आप लोग वहां से ऑथेंटिसिटी कर सकते हो, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों को ऑथेंटिसिटी पे डाउट होता है कि मैं कहाँ से दे रहा हूँ या कोई कहाँ से दे रहा है। तो 99% लोग यहाँ पर जेन्युइन ही है। एक दो लोग होते हैं जो कमेंट कर देते हैं कि अरे कहाँ से उठा के दे दिया, तो उनके लिए मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि वो लोग भी ऑथेंटिसिटी चेक कर सके। और अगर कोशिश मैं ये करूंगा कि अगर 4-5 मॉक टेस्ट फ्री में कोशिश करूंगा आपको बना लूँ, और बनाने के बाद में कुछ क्वालिटी मॉक टेस्ट हो जाए, तो वो आप लोगों को जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, याद रखना उससे पहले मैं नहीं दूंगा, जब आपके एडमिट कार्ड, क्योंकि उससे पहले आप लोगों को क्या करना है कि प्रिपरेशन करनी है अपनी तरफ से। मेरा काम आपको गाइड करना, हेल्प करना है जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट आप लोग हार्ड वर्क स्टार्ट करने की कोशिश तो करो। जब आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे तब मैं आपको फर्स्ट श्योर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक दिन मॉक टेस्ट शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट डे उसके आंसर की आपको दे दूंगा, या इस तरीके कोई हम प्रोसेस बना लेंगे जो स्पेशली हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं उन लोगों के लिए। तो तब तक आप लोग कोशिश करो जितने भी टॉपिक बताएं उनको फिनिश करो। और अभी मेरे अकॉर्डिंगली करंट सिलेबस है उसको नीचे देखते हैं, एक बार हम देखते हैं कि अप्रोच हमारी इसको क्लियर करने की एग्जामिनेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी देखो आपके पास 60 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका माइंड सेट यही होना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60 डेज है। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है मैं ऑफिशियल जो हमारा सिलेबस आएगा उसके बाद ही स्टडी स्टार्ट करूंगा, या फिर एडमिट कार्ड आने के बाद में स्टार्ट करूंगा, तो फिर तो आपका सिलेक्शन हो गया। अभी से आपको यही मान के चलना है कि 60 डेज में मेरा एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद अगर डिले होता है तो मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, मुझे स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच मेरे अकॉर्डिंगली यही हो रही है कि अगर आपका माइंड सेट ही यही होगा कि मेरे पास 60 डेज हैं, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 के लिए आप लोगों को क्या करना है कि बैंकिंग का पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। एसएससी का जो ग्रेजुएशन लेवल या जो रेलवे का आपने देखा होगा कि एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी करके होता है, ग्रेजुएशन लेवल या उसके ऊपर का होता है, लोअर लेवल वाला नहीं, उसके लेवल का हो, उस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर क्वांट और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर की कोई भी जो भी बैंक की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों की मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो। और फ्री में एसएससी के बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उनको दो। आई एम श्योर कि जब एग्जाम आप लोग देके आओगे तो मेरी इस बात को आके जरूर मेरे ग्रुप में बोलो कि सर आपने सही गाइड किया कि बैंकिंग सेक्टर का पैटर्न था ही नहीं, एसएससी का पैटर्न था। पेपर 2 के लिए स्पेशली अभी आपको क्या अप्रोच रखनी है, जो हमारे स्टैट्यूट या फिर जो हमारे स्टैटिक लॉ होते हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और हो गए कुछ रिलेटेड, उनको स्टडी करो। अभी 5 से 10 दिन में या 10 से 15 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लाइक तब तक आप पेपर 1 और प्लस लॉ में जो इतना दिया हुआ है वो स्टडी करो, और अच्छे से स्टडी करो इसको। और उसके अलावा उसके बाद जो एक्स्ट्रा सिलेबस अगर आएगा तो उसको जब सिलेबस आएगा तब आप लोग उसको टैकल कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कोल इंडिया की एक खास बात है, वो हमेशा सिलेबस को चेंज कर देते हैं। हर रिक्रूटमेंट एग्जाम में वो लोग सिलेबस चेंज कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों को सिलेबस ना पता हो, कुछ ना कुछ चेंजिंग हो, जिससे कि जिन लोगों की प्रिपरेशन पहले से हो रखी है वही सिलेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कुछ लोग रट्टा मार के सिलेक्शन करके इस तरीके से आ जाएं, तो वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सिलेबस को चेंज कर दें, और मे भी पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियस ईयर जैसा ही सिलेबस आ जाए। किसी कोई भी कंक्लूड इसको नहीं कर सकता कि किस तरीके का सिलेबस होगा, बट आपको जितना पता है भी पेपर 1 और लॉ में उतना आप लोग स्टडी करें, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको सब मिलेगी। और करंट सिलेबस अकॉर्डिंग टू मी क्या होगा, क्योंकि देखो जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा वो तो जब लास्ट डेट हमारी फिनिश हो जाएगी फॉर्म फिल करने की, उसके बाद ही कोल इंडिया उसको निकालेगा, उससे पहले वो लोग नहीं निकालेंगे। तब तक क्या करना है, हमें पेपर 1 रीड करना है, पेपर 2 रीड करना है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट मैंने किया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पुराना बेरक्ट पढ़ते रहते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पुराना बेरक्ट ना पढ़ें। 50% क्वेश्चन आपके इसीलिए गलत होते हैं, आप लोग पुराना बेरक्ट पढ़ते हो, वहां गलत टिक मार्क करके आते हो। पुराने के अलावा आप इंटरनेट का जो होता है ना, इंटरनेट से अवेलेबल डाउनलोड किया होता है, वो बेरक्ट भी ना पढ़ें। और ऑफिशियल सिलेबस कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, 20 सिलेबस एक बनाया है, यहाँ पर दोनों को मिक्स किया हुआ है। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। इसमें काफी सारे एक्ट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाले तो नहीं पढ़ने हैं, कुछ ना कुछ। और दूसरी चीज, एक और चीज है, जो लेबर से रिलेटेड लॉज हैं या वेजेस से रिलेटेड लॉज हैं, इन सब में अमेंडमेंट हो चुके हैं। इन सभी लॉज, ये सारे के सारे लॉज चेंज हो चुके हैं, तो प्लीज वो पुराने वाले ये ना पढ़ें, तो जो अपडेटेड लॉज हैं उन्हीं को ही पढ़ें। सो दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है, वहां पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ।